लास्ट टर्म पे मैंने आप लोगों को अलग अलग तरह के जो जनरेटर्स हैं उनके बारे में आपको डायग्राम्स बताए थे। आज उनके इक्वेशंस देखते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं उसके इक्वेशन स्टार्ट करूं, जो डायग्राम्स हैं वो जनरेटर्स और मोटर्स दोनों के लिए सेम रहते हैं। दोनों में डिफरेंस कहाँ आएगा, पहले वो डिफरेंस देख लीजिए, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आने वाला है। और उसके बाद मैं जो डायग्राम्स ड्रॉ करूंगा वही जनरेटर्स के लिए होंगे, वही डायग्राम्स में थोड़ा सा चेंज करके वही डायग्राम्स मोटर्स के लिए हो जाएंगे, और इक्वेशंस के अंदर कुछ प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा। इक्वेशंस विल रिमेन द सेम, ठीक। और ईएमएफ इक्वेशन मोस्ट ऑफ विल टेक अप टुमारो। हालांकि ईएमएफ इक्वेशन पहले हो जानी चाहिए थी, बट क्योंकि डायग्राम स्टार्ट कर दिए हैं तो डायग्राम से कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले डिफरेंस देखिए कि जनरेटर्स में और मोटर्स के अंदर डिफरेंस क्या आने वाला है। देखो, जनरेटर में मैं शंट जनरेटर का एग्जांपल ले रहा हूं, शंट मशीन रादर, आई कॉल इट अ शंट मशीन। उसी मशीन को आप जनरेटर की तरह से या मोटर की तरह से, दोनों में से किसी भी तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शंट मशीन जो है उसके अंदर आर्मेचर में एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है। बैटरी का मतलब ईएमएफ सोर्स है, और इसके साथ में इसके शंट में यानी कि पैरेलल में एक वो है इंडक्टेंस, विच इज बेसिकली द फील्ड, ठीक। अब इसको अगर इस मशीन को अगर आप जनरेटर की तरह से यूज करेंगे तब क्या होगा, जनरेटर्स की तरह से यूज करेंगे, इसके अंदर बाय द वे ये जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस इज RSH, ये मैंने बताया हुआ है सब लोगों को। और जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है दिस इज RA। अच्छा, दिस वोल्टेज यहां पे जितना जो सप्लाई वोल्टेज जितना बन रहा है, दैट इज बेसिकली द ईएमएफ, द सप्लाई ईएमएफ। ये वो ईएमएफ है जो आर्मेचर के अंदर डेवलप हो रहा है। जितना आर्मेचर के अंदर डेवलप हुआ, तो दिस इज टर्म्ड एज EG, और EG की वजह से आर्मेचर के अंदर करंट निकलनी शुरू होती है। प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज जनरेटर, और जनरेटर का पर्पस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो इसके अंदर ईएमएफ बन रहा है और ईएमएफ की वजह से करंट बन रही है, और इसमें से बाहर निकल रही है, इस आर्मेचर में से बाहर निकल रही है। तो दिस इज द आर्मेचर करंट IA। ये IA इज द मेन फोर्स जो इसके अंदर से बाहर निकल के आ रहा है। इसमें से कुछ पार्ट फील्ड वाइंडिंग के अंदर चला गया, दैट इज ISH, और बचा हुआ जितना पार्ट है दैट इज IL, लोड करंट, जो कि लोड में गया, जो यहां पर एक रेजिस्टेंस है RL, और इसके अंदर करंट गया IL, और IL इंटू RL विल बी द लोड वोल्टेज VL। लोड के केस में करंट और वोल्टेज को इस तरह देखा जाता है दैट लोड वोल्टेज विल बी फिक्स्ड VL, ये कांस्टेंट रहेगा, मोर लेस कांस्टेंट। थोड़ा सा ड्रॉप आएगा, अगर आप लोड बढ़ाते जाएंगे तो VL में थोड़ा बहुत ड्रॉप आएगा, लेकिन आप नॉर्मली ये मान के चलते हैं कि VL की वैल्यू कांस्टेंट है, लोड वोल्टेज हमेशा सेम। लोड वोल्टेज इज बेसिकली व्हाट, कि पंखे के अंदर जितने भी ट्यूबलाइट्स लगा रखी है इन सब के अंदर जितना वोल्टेज आप सप्लाई में से जितना दे रहे हैं, दैट इज बेसिकली द लोड वोल्टेज, ठीक है। तो वो वोल्टेज को आप ये मान के चलते हैं कि वो 220 वोल्ट ही रहने वाला है, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली, चाहे आप कितने भी लोड लगा लीजिए, हालांकि कम हो जाता थोड़ा बहुत, बट ठीक। तो VL इज कांस्टेंट। अब IL की वैल्यू विल बी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, द लोड रेजिस्टेंस। सो IL विल बी इक्वल टू VL अपॉन RL। ये पॉइंट स्पेशली मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला और VL इज इक्वल टू IL RL, ये दोनों फॉर्मूले एक लगते थे, सेम। मुझे देखने में लगता था दोनों सेम चीजें, बट दैट इज अ मैथमेटिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू। मैथमेटिक्स की तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब ये दोनों फॉर्मूले अलग हैं। किस तरह से अलग है, ये दोनों नोन है, VL आपको पता है, RL आपको पता है, और VL और RL पर IL डिपेंड कर रहा है। VL कांस्टेंट है, लोड वोल्टेज हमेशा उतना ही बन के आने वाला है। अब आप जितनी भी रेजिस्टेंस लगाएंगे वो डिसाइड करेगा कि करंट इसके अंदर कितना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर 10 एम्पियर करंट भेजेंगे
और जो लोड रेजिस्टेंस है वो आपने 10 ओम की लगा दी और 10 एम्पीयर करंट भेजा, तो उसकी वजह से यहां पर 100 वोल्ट बन गया। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, होगा क्या, इसमें आपको क्लियर होगा कि VL की वैल्यू हमेशा इसमें 200 वोल्ट रहेगी। VL हमेशा 200 वोल्ट है। इस जनरेटर में EG की वैल्यू अगर 220 वोल्ट है, EG की वैल्यू हमेशा, बाय द वे ये ध्यान रखिएगा, EG की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी। जनरेटर्स के केस में हम लेके चल रहे हैं, जनरेटर्स के केस में EG की वैल्यू, जनरेटेड EMF, EG इज द जनरेटेड EMF, जितना EMF जनरेट हुआ इसकी वैल्यू हमेशा 220 वोल्ट ही रहेगी। और ये 220 वोल्ट में से 20 वोल्ट सम बॉल पार्क फिगर है, एग्जाम्पल की तरह से मैं बता रहा हूं, करीब करीब इतनी 10, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है, थोड़ा 10 वोल्ट 15 वोल्ट ऐसा हो सकता है। तो इसमें से 20 वोल्ट वो इसके अंदर ड्रॉप हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस के अंदर ड्रॉप हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू IA इंटू RA। ये वाला वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके अंदर ड्रॉप हो गया 20 वोल्ट, 20 वोल्ट इसके अंदर ड्रॉप हो जाएगा। और बचा हुआ वोल्टेज 220 माइनस 20, दिस इज द लोड वोल्टेज VL, वो 200 वोल्ट यहां पर मिलता रहेगा, चाहे आप रेजिस्टेंस यहां पर लगाएं या न लगाएं। ठीक, अब जैसे जैसे आप यहां पर रेजिस्टेंस लगा देंगे वैसे वैसे करंट आना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने रखी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल कितनी हो सकती है रेजिस्टेंस की वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। बाय द वे इससे पहले एक और चीज देख लेते हैं, लोड बढ़ाना। लोड बढ़ाने का मतलब क्या है, लोड रेजिस्टेंस कम करना कि ज्यादा करना। अगर मान लीजिए लोड का मतलब ये हो गया, मान लीजिए मैंने यहां पे एक पंखा लगा रखा था तो लोड कम था, लोड मैंने बढ़ा दिया, अब 6 पंखे लगा दिए, तो रेजिस्टेंस बढ़ाई कि कम कर दी। रेजिस्टेंस, एक पंखे की रेजिस्टेंस मान लीजिए 2 ओम्स है, तो 6 पंखों की कितनी हो जाएगी, पैरेलल में लगे हुए हैं, ये 6 पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 2 ओम्स के 6 पंखे पैरेलल में लगे हुए हैं, उनकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कम नहीं, कितनी हो जाएगी वैल्यू 1/3 ओम्स, 1/3 ओम्स, दैट्स करेक्ट, हाँ 1/3, दैट्स ठीक बात। 2 ओम्स के अगर 2 पंखे लगाएंगे तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 ओम्स के अगर 2 पंखे पैरेलल में लगा देंगे, 2 ओम का एक पंखा है, ऐसे 2 लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे 1 ओम्स। ठीक है, पैरेलल में रेजिस्टेंस आधी हो जाती है, ठीक है ना। अगर 2 सेम वैल्यूज की रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगा दीजिए तो उसकी वैल्यूज की आधी हो जाती है। और अगर एक मान लीजिए 2 ओम्स का है और एक 4 ओम्स का है तो कितना हो जाएगा 4 × 2/4 + 2, मतलब उल्टा मत करो, 1/R = 1/R1 + 1/R2 करा, फिर आपने R1 R2 डिनोमिनेटर लिया, फिर उसको सब मल्टीप्लाई करा, वो सब काम करने की जरूरत नहीं है। इसका सीधे सीधे 4 × 2/4 + 2, ये तो हो गया, तो 8/6 4/3 इतनी ओम्स हो गई, तो सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये वाली बात ध्यान दीजिए कि अगर पैरेलल में लग रही हैं तो 2 ओम्स और 4 ओम्स, दिस इज बेसिकली 4/3 विच इज इक्वल टू 1.3333 ये चीज 366 इतना निकल के आ रहा है। तो ये ध्यान दीजिए कि 2 रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में लगा रखी हैं तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन विल ऑलवेज बी लेस देन द स्मॉलर रेजिस्टेंस, उससे हमेशा कम ही रहेगा, मतलब सबसे छोटा पैरेलल कॉम्बिनेशन ही रहता है। तो जैसे जैसे आप लोड रेजिस्टेंस कम करते जा रहे हैं तो आप लोड बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे जितने भी लोड लगे होते हैं सारे पैरेलल में लगे होते हैं, तो जितने ज्यादा पैरेलल में लोड लगाते चले जाएंगे उतने रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस। क्यों? किस तरह से ऑब्वियस है? रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप कम करते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये मेन चीज है, तभी करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो मिनिमम पॉसिबल लोड कितना हो सकता है इस टाइम? मान लीजिए वो जो ऊपर के जो सॉकेट आपको खाली दिखाई दे रहा है, सॉकेट है उसमें कोई भी आपने लोड नहीं लगा रखा है, इस टाइम उस पर लोड कितना है? जवाब तो मैंने दे दिया है, इस टाइम लोड कितना लगा कनेक्टेड है उस पर खाली सॉकेट पे? लोड इज 0। इस टाइम रेजिस्टेंस कितनी है? लोड भी 0, रेजिस्टेंस 0 कैसे होगी? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, दोनों पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। मिनिमम पॉसिबल लोड, मिनिमम लोड का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस विच इज इनफाइनाइट ओम्स। और मैक्सिमम पॉसिबल लोड कितना हो जाएगा? लोड की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 ओम। दैट्स करेक्ट। शॉर्ट सर्किट, आपने अपनी अक्लमंदी दिखाई
और एक तार लिया, एक छोटा सा तार लिया और तार का एक सिरा आपने एक छेद में डाला, दूसरा तरफ दूसरे छेद में डाला और स्विच ऑन कर दिया, क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हो गया? लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो गई, आरएल की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो इसका मतलब आईएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफिनाइट। ठीक, तो मिनिमम लोड इज मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड मैक्सिमम लोड इज मिनिमम रेजिस्टेंस, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, मैं फालतू चीजें बता देता हूं अभी। तो मैं ये बता रहा था आपको कि इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर डिफरेंस है। अगर कोई आगे जाके ऐसा केस होता कि आप डेफिनेट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करा रहे होते और फिर आपने रेजिस्टेंस एक लगा रखी होती, तो आप ये निकाल रहे होते कि इतनी करंट अगर इतने रेजिस्टेंस में हम भेजेंगे तब उसकी वजह से वोल्टेज कितना बनेगा, दैट वुड हैव बीन दिस फॉर्मूला। लेकिन यहां पर क्या है, इतना वोल्टेज हमारे पास दिया हुआ है, 200 वोल्ट है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम्स है, अब आईएल की वैल्यू कितनी होगी? 20 एम्पियर्स। ठीक, तब आपको ये पता चलेगा कि आईएल की वैल्यू 20 एम्पियर होगी। ये चीज इस तरह से आपको ये वाली चीजें देखनी है। ठीक, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप समझ चुके हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या क्या आएगी? 220 वोल्ट आएगा, 220 में से 20 वोल्ट का ड्रॉप यहां पर हो गया, बचा हुआ 200 वोल्ट आपको यहां पर मिलेगा, ये 200 वोल्ट। ठीक, तो इससे बाद आप ये वाली चीज भी देख सकते हैं। क्या कोई मेरे को ये बता सकता है कि RSH की वैल्यू, ये मेरे को याद है कि ये मैंने शायद आप लोगों को नहीं बताया था, तो मैं इस टर्म डिस्कस कर लेते हैं। RSH की वैल्यू टिपिकली 50 ओम से शंट फील्ड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो 50 से 200, 250, कभी कभार 300, 400, नॉर्मली ज्यादा नहीं, 50 से लेकर 200 ओम्स तक के बीच में होती है। तो 50 ओम्स टू 250 ओम्स तक के बीच में इसकी होती है। लेट अस से दिस रेजिस्टेंस वाज 200 ओम्स, तो ISH की वैल्यू कितनी होगी? शंट फील्ड करंट, शंट फील्ड करंट कितनी होगी? शंट फील्ड ISH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बता सकता है मेरे को? करंट की वैल्यू 1 एम्पियर, दैट्स करेक्ट। ये कैसे निकाला है ISH की वैल्यू? ISH इज इक्वल टू दिस वोल्टेज, यहां पर यहां से लेके यहां तक कितना वोल्टेज आ रहा है, दिस वोल्टेज इज द सेम एज दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज इज द सेम एज दिस वोल्टेज, इट इज इक्वल टू VL। तो यहां पर अगर 200 वोल्ट आ रहा है तो वही 200 वोल्ट यहां पर भी आ रहा है, और ये 200 वोल्ट कैसा है? 220 में से 20 अगर घटा देंगे तो यहां से यहां तक का वोल्टेज मिल जाएगा 200 वोल्ट। ये 200 वोल्ट यहां पर भी आ रहा है, तो ये 200 वोल्ट और 200 ओम्स, तो ISH की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, सो ISH इस केस में हम देख सकते हैं ISH इज इक्वल टू VL अपॉन RSH, ये इसकी लोड करंट, शंट फील्ड करंट की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर आप लोड बढ़ाते जाएंगे, एज्यूमिंग कि वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज कम ज्यादा नहीं होने वाला, तो अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो शंट फील्ड करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शंट फील्ड रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, जितना वोल्टेज यहां पर बन के आ रहा है वो भी मोर और लेस कांस्टेंट है, तो इसलिए ISH विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, शंट फील्ड करंट हमेशा सेम रहेगी। ठीक, लोड रेजिस्टेंस, लोड जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, IL की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब इसकी भी वैल्यू देख लीजिए, इस तरफ ISH की वैल्यू दिस इज 1 एम्पियर, तो ये टिपिकल वैल्यूज हैं। ये वाली चीज ध्यान रखिए कि ISH की नॉर्मल केस में वैल्यूज कितनी निकल के आ रही है, ये करीब करीब इतनी निकल के आएगी, 0.5, 0.6 तो खैर कम हो गया, 1 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, 1.3 एम्पियर, इस रेंज में ISH की वैल्यू निकल के आने वाली है। 0.7, 0.8 एम्पियर से लेकर के 1.2, 1.3, मे बी 1.5, बहुत रेयर केस में कभी 2 एम्पियर, नहीं तो इतना ज्यादा में नहीं। यही मान लीजिए अगर यहाँ पे 50 ओम की अगर रेजिस्टेंस आपने लगा रखी होती तो करंट कितनी जा रही होती? 4 एम्पियर जा रही होती। लेकिन 50 ओम की रेजिस्टेंस आप तब लगाते हैं जब यहाँ पे 200 वोल्ट नहीं, यहाँ पे 100 वोल्ट आ रहा होता। उस केस में यहाँ पे आप शंट फील्ड, मतलब ऐसा शंट जनरेटर जिसमें 100 वोल्ट बनाने आप जा रहे हैं, उसमें आप शंट फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 ओम रखेंगे, नहीं तो ऐसा रखते नहीं है, मतलब इतना रखते हैं कि करंट की वैल्यू 1 एम्पियर के आसपास ही रहे, इस रेंज में रहता है। ठीक है, तो ये टिपिकली 1 एम्पियर हो गया, ये 20 एम्पियर हो गया। कोई मेरे को बता सकता है आर्मेचर करंट कितनी होगी? आर्मेचर करंट IA, ISH प्लस IL, ये दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। KVL अगर आप लगाते हैं, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो जितनी करंट यहां से आ रही है उतनी करंट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। कभी तो देन IA इज इक्वल टू 21 एम्पियर, 21 एम्पियर हो गई।
तो 21 एम्पियर इसके अंदर से निकलेगी, 21 में से 1 एम्पियर इधर चली जाएगी, 20 एम्पियर इधर जाएगी। अब लोड मान लीजिए आपने 10 ओम के बजाय यहां पे कर दिया 20 ओम। अगर आपने 20 ओम कर दिया तो IL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? IL 10 एम्पियर्स। तो IL विल बी इक्वल टू 10 एम्पियर्स नाउ। अगर ये 10 एम्पियर हो गया तो ये कितना हो जाएगा? कितना? नहीं, ISH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कांस्टेंट, दैट्स करेक्ट। वो 1 एम्पियर की 1 एम्पियर ही रहने वाली है, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली, ना कम होगी ना ज्यादा होगी, वो 1 एम्पियर रहेगी। तो इसके मतलब IA की वैल्यू यहां पर 11 एम्पियर हो जाएगी। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। इस तरह से ये कम ज्यादा होता रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो ये करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी तो इस IA की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इस तरह से चलता है। अगर IA की वैल्यू कम हो जाएगी तो बाद में आप ये वाली चीज भी देख सकते हैं कि IA की वैल्यू अगर कम हो गई तो IA RA ड्रॉप जो है, IA इंटू RA, ये कितना हो गया? कितना हो गया? IA इंटू RA, रेसिस्टिव ड्रॉप IA इंटू RA कितना हो गया? अच्छा, RA मैंने लिखी नहीं है, लेट अस से RA वाज से 1 ओम्स। 1 ओम हालांकि मैंने ज्यादा लिखा हुआ, कई बार 0.5, 0.3, 0.2 इस रेंज में रहता है। तो 1, तो इसका मतलब 1 इंटू 1 दैट इज 1 वोल्ट्स। 11 इंटू 1 दैट इज 11 वोल्ट्स। हाँ, तो यहां पर अब ये हो गया 11 वोल्ट्स, 11 वोल्ट हो गया। तो 220 में से 11 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 209। तो अप्रोक्सीमेटली 209 वोल्ट्स आ रहा है। तो आप ये देखिए कि ऐसे में अगर आप रेजिस्टेंस कम कर देते हैं तो क्योंकि करंट कम हो जाएगी तो सिस्टम के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। दीज चेंजेस आर नोन एज ट्रांजिएंट्स। जैसे कि कहीं पानी कहीं भरा हुआ है तो पानी में अगर आप पत्थर मारते हैं तो उसकी वजह से कुछ रिपल्स आते हैं उसके अंदर, तो वो रिपल थोड़ी देर के लिए रहते हैं, थोड़ी देर के बाद में डाई डाउन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर स्टेडी स्टेट आ जाता है। तो किसी भी सर्किट में दो रिस्पॉन्स होती हैं, ट्रांजिएंट्स और स्टेडी स्टेट। दे आर नॉट स्ट्रिक्टली दिस। ट्रांजिएंट्स का मतलब ये होता है दे आर नॉर्मली रेफर्ड टू इन AC सर्किट्स। AC के अंदर अगर आप स्विचिंग सर्किट्स करते हैं, स्विचिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों है, स्विच ऑन कर दिया तब क्या होगा? थोड़ी देर के बाद में स्टेडी स्टेट आएगा। लेकिन आप ये वाली चीज देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। एनीवे, DC केस में हम हमेशा स्टेडी स्टेट ही इवैल्यूएट करते हैं, ट्रांजिएंट्स हमें कोई लेना देना नहीं होता, इट्स ऑलवेज स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट के बारे में हम बात करते हैं, ठीक। तो दीज वर द टिपिकल वैल्यूज कि नॉर्मली कितनी वैल्यूज होने वाली थी। और अब ये वाली चीज देखिए कि यही चीजें, बाय द वे इस टाइम इसके मैं इक्वेशंस आपको लिख के और दिखा सकता हूं। इसमें आपको ये वाली चीज पता है, ISH इज इक्वल टू VL बाय RSH, IL इज इक्वल टू VL बाय RL। ये दोनों इक्वेशंस आपको क्लियर हैं ही। EG में और VL में रिलेशन क्या होगा? EG और VL में रिलेशन क्या होगा? EG इज इक्वल टू VL प्लस, EG इज इक्वल टू VL प्लस IARA, ठीक। बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है, KVL है और कुछ नहीं। तो जितना EMF यहां पर बनेगा उतने में से अगर लॉसेस निकाल दीजिए तो बचा हुआ EMF वोल्टेज की तरह से आपको यहां बाहर मिलेगा। ये KVL का मतलब है। यहां पे बहुत बढ़िया बात है, KVL सब लोगों को अप्लाई करना आता है। एक्सीलेंट। वोल्टेज ड्रॉप किस में? लोड बढ़ाने पे, यहां पे लोड वोल्टेज में। लोड वोल्टेज में ड्रॉप क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। हाँ, ये गुड, बढ़िया क्वेश्चन है। लोड बढ़ाने पर अभी अभी आपने देखा, लोड अगर आप बढ़ा देते हैं इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप कम कर देते हैं तो करंट की वैल्यू ज्यादा चाहिए होती है। जितना ज्यादा करंट यहां चाहिए होगा उतने ज्यादा करंट आर्मेचर से ज्यादा चाहिए होगा। ज्यादा आर्मेचर करंट अगर चाहिए होगा, IA की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो IARA की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये अगर बढ़ जाएगी तो EG कांस्टेंट है, IARA बढ़ गया तो VL का क्या होगा? ये चीज, ये तो हो गई मैथमेटिक्स। और फिजिकली अगर आप इसको देखिए तो फिजिकली क्या हो रहा है? अगर आप एक जनरेटर पर लोड बढ़ा दीजिए, तो क्या है, जनरेटर ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी चाहता है। मैकेनिकल एनर्जी जितनी उसके अंदर दी जा रही है दैट इज मोर और लेस कांस्टेंट। प्राइम मूवर वो ही मशीन है जो जनरेटर के रोटर को गोल गोल घुमा रहा है। प्राइम मूवर बड़ी सिंपल सी चीज है। प्राइम मूवर खाली वो डिवाइस है जो जनरेटर के रोटर को गोल गोल घुमाता है, जो सरप्राइजिंगली मुझे बड़ी देर तक समझ में नहीं आई थी, काफी महीनों तक। डीजल इंजन इज प्राइम मूवर। कोई से भी इंजन या कोई से भी मोटर या आपने कोई कुछ भी लगा दिया हो, देखो जनरेटर को चलाने के लिए उसके रोटर को गोल गोल घुमाना जरूरी है, उसके बिना चालू नहीं होगा, नहीं चलेगा। तो उसको गोल गोल घुमाने के लिए जो भी चीज आप इस्तेमाल करें दैट इज अ प्राइम मूवर, वो प्राइम मूवर है।
चाहे आप हाथों से घुमाना शुरू कर दीजिए उसको किसी भी तरीके से, कुछ हाथों से कुछ वो लगा दीजिए, ऐसा करके आपने घुमाना शुरू कर दिया, वट एवर इट इज, दैट इज बेसिकली प्राइम मूवर, वो प्राइम मूवर होता है। तो प्राइम मूवर की हाँ, तो प्राइम मूवर से जितनी एनर्जी मिल रही है दैट एनर्जी इज मोर लेस कांस्टेंट, उतनी ही एनर्जी मिल रही है। अब ऐसे में लोड अगर आप बढ़ा देते हैं, लोड ज्यादा अगर आपने कर दिया, तो जनरेटर क्या चाहता है कि यहां से ज्यादा एनर्जी इसके अंदर मांगी जा रही है। जनरेटर अपनी तरफ से एनर्जी बना नहीं सकता, इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, इट कैन ओनली कन्वर्ट। जनरेटर खाली एनर्जी जो है कन्वर्ट कर सकता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कन्वर्ट कर सकता है, अपनी तरफ से बना नहीं सकता। तो अब अगर जनरेटर के तरफ जो आपने लोड लगा रखा है, वो लोड उसमें से ज्यादा एनर्जी चाहता है, जनरेटर क्या करेगा, अपनी तरफ से नहीं बना सकता, तो क्या करेगा, जिस तरफ से इनपुट उसके अंदर दिया जा रहा है वहां से वो ज्यादा एनर्जी लेना चाहेगा। वहां से अगर मोरलेस कांस्टेंट उतनी ही एनर्जी दी जा रही है तो वो क्या करेगा, वो अपनी तरफ से वोल्टेज उसके डाउन हो जाता है, वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस बेसिकली नीचे गिर जाएगी। जितना वोल्टेज वो दे पा रहा था उतना वोल्टेज नहीं बना पा रहा वो, तो वोल्टेज उसकी वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक, इस तरह से उसका वोल्टेज कम होना शुरू हो जाता है। दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन कि लोड बढ़ाने पर इसका वोल्टेज ड्रॉप क्यों हो जाता है। हालांकि इसके जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तब हम और उस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हाँ, डायनामो को जनरेटर बोल नहीं सकते, डायनामो जनरेटर ही होता है। नहीं, डायनामो में ऐसे मिलते नहीं है सारी मशीन्स। प्रिंसिपली स्पीकिंग तो मतलब प्रिंसिपल का मतलब ऑन पेपर्स, थ्योरेटिकली अगर आप देखें तब तो ये वाली चीज करनी पॉसिबल है, प्रैक्टिकली डिजाइन कंसिडरेशंस होते हैं बहुत सारे, तब करना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्या ये वही तो मैं बता रहा हूं, थ्योरेटिकली हर एक मशीन में ये वाली चीज पॉसिबल है। बिल्कुल होता है, नहीं तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, मशीन तो सेम है, मशीन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। मशीन के अंदर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दीजिए, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, मैकेनिकल दीजिए इलेक्ट्रिकल मिलनी शुरू हो जाएगी, सेम चीज है। लेकिन ये वाली चीज करनी पॉसिबल यूं नहीं हो पाती कुछ केसेस में, हर एक केस में पॉसिबल नहीं होती, कुछ केस में पॉसिबल होती है, कुछ में नहीं पॉसिबल होती। ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा क्या कहती है पॉसिबल। ठीक, पॉसिबल यूं नहीं पाती क्योंकि उसके अंदर डिजाइन की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ डिजाइन कुछ ऐसा कुछ करना पड़ता है कि उसके अंदर लॉस से बहुत ज्यादा ना हो, वो सब चीजें सब अभी देखेंगे सब डिटेल में आकर। ठीक, तो दिस इज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम एट दिस स्टेज। मैं काम ही करता हूं कि इसको मैं मिटा करके सिंप्लीफाइड डायग्राम दोबारा बनाता हूं। लोड रेजिस्टेंस सारे सीरीज में लगा दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो लोड कम हो जाएगा। सारे पंखे अगर आप सीरीज में जोड़ करके अगर सप्लाई में लगा दें तो सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि आपने 6 पंखे सीरीज में जोड़ रखे हैं तो 220 वोल्ट की जो सप्लाई आ रही है वो 220 डिवाइडेड बाय 6, 240 मान लेते हैं, 240 डिवाइडेड बाय 6, इसका मतलब कितना हो गया 40 वोल्ट। तो 40 वोल्ट की सप्लाई हर पंखे पे पहुंच जाएगी। 40 वोल्ट की सप्लाई अगर हर पंखे पे पहुंच गई तो हर पंखे को हो जाएगी टीबी। दैट्स ट्रू। टीबी बेसिकली क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय टीबी? टीबी का मतलब क्या है, आपकी बॉडी में उतनी कैपेसिटी नहीं है। नहीं, एफिशिएंसी तो बहुत बात की बात है, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। दिस अगेन ए गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए सब लोगों को इसका जवाब पता होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप पंखे को बहुत लो वोल्टेज पर रन कर रहेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, ये बिल्कुल वैसी बात होती है कि देखो अभी नॉर्मल केस में मेरा जो ताकत नापने का जो तरीका होता है वो नॉर्मली बोरी होता है, धान की गेहूं की जो बोरियां उठाई जाती हैं जलबाग में, तो वो बोरियों के, तो अभी मान लीजिए आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप एक 80 किलो की बोरी अपने सिर पर उठा के चल सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपको बुखार, गॉड फॉरबिड, अगर बुखार हो जाता है किसी लड़के को, तो ऐसे में वो 80 किलो की बोरी अपने सिर पर उठा के नहीं चल सकता, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली बुखार हो गया। तो वो वही 80 किलो जो उसके लिए पहले नॉर्मल था, बुखार के केस में वो 80 किलो ओवरलोड हो गया। नॉर्मल केस में उसके लिए 100 किलो ओवरलोड था, बुखार के केस में उसके लिए 80 किलो ओवरलोड हो गया। बुखार के केस में उसकी नॉर्मल कैरिंग कैपेसिटी 30 किलो रह गई, 40 किलो रह गई, अगर उतना भी कैरी कर लिया उसने तो, अगर उठ के आ गया तो
नहीं तो उतनी भी नहीं रह जाती, ये वाली चीज है। तो पंखे में क्या है कि नॉर्मल केस में अगर 220 वोल्ट की सप्लाई पहुंच रही होती है तो पंखा बड़े एफिशिएंटली रन करता है, उतना जो पंखे का अपना जो वेट है वो उसके लिए लोड है, एंड दैट लोड इज वेरी लो, तो बड़े आराम से रन करता रहता है। लेकिन अगर आपने उसके अंदर 40 वोल्ट की सप्लाई दे दी है, पंखे पे 40 वोल्ट की सप्लाई पहुंच गई, तो ये बिल्कुल वैसी बात हो जाती है कि जैसे नॉर्मल पंखे पर पंखे के साथ आपने 8-10 ईंटें पंखे के साथ में बांध दी होती और फिर पंखे को स्विच ऑन कर दिया होता, क्या होता? मोटर पे अगर लोड बढ़ा दिया जाता है तो उसके मोटर जितनी करंट ले रही है वो करंट का क्या होगा, क्या होगा? करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा, दैट्स करेक्ट। तो तुम्हारा जवाब क्या था? कंजम्पशन ज्यादा होगा, दैट्स करेक्ट, वही वाली चीज है। करंट वो ज्यादा लेना चाहेगा, ज्यादा लेगा, करंट ज्यादा लेगा। नॉर्मल केस में मान लीजिए 4 एम्पियर करंट ले रहा था, पंखे के साथ में आपने 8-10 ईंटें एक बोरी में लेकर के पंखे के साथ में बांध दी और फिर आपने पंखा स्विच ऑन कर दिया, तो वो 10 जो 4 एम्पियर ले रहा था, 4 एम्पियर की जगह अब वो 10 एम्पियर लेना चाहता है। उसके अंदर जितनी वाइंडिंग लगी हुई है वो सारी वाइंडिंग इस रेटिंग की बनी हुई है कि उसके अंदर 5 एम्पियर ही करंट जा सकता है। 10 एम्पियर जाएगा तो क्या होगा? वाइंडिंग जल जाएगी, पंखा खराब हो जाएगा। तो ये तब होता अगर आपने नॉर्मल 220 वोल्ट पे 10 ईंटें बांध दी होती, तब उसके लिए वो ओवरलोड होता। जब आपने उसमें 40 वोल्ट दे रखा है तो पंखे को बुखार हो रहा है। टीवी वाज अ रॉन्ग, मे बी अ रॉन्ग असेसमेंट एट दिस स्टेज, बट एनीवे, तो पंखे को बुखार हो गया बेसिकली। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है कि उसके अंदर 40 वोल्ट की सप्लाई ही जब उसके अंदर पहुंच रही है तो उसके लिए अपना वेट ही ओवरलोड है, उसके लिए अपना वेट ही ओवरलोड की तरफ वर्क करना शुरू कर जाता है। तो नतीजा क्या है कि वो करंट जो है वो 4 एम्पियर के बजाय ज्यादा करंट ड्रॉ करना शुरू कर देता है। इस वजह से पंखा जल जाता है। लो वोल्टेज पर, बहुत लो वोल्टेज अगर हो जाता है तो ऐसे में पंखे को चलाना इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि अपना वेट ही उसके लिए ओवरलोड बन जाता है और इस केस में करंट बहुत ज्यादा ड्रॉ करेगा और उसकी वाइंडिंग जल जाती है। ये बड़ा वैसा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, कई इंटरव्यूज में, वाइवे में, कई जगह पूछा जाता है और कई बार लोग उसका इतना सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं। सो इट्स गुड थिंग दैट दिस पॉइंट केम। तो अब ये जो आपने मशीन देखी थी जनरेटर था, अब यही वाली चीज अगर आप मोटर की तरह से देखते हैं तब क्या होगा? मैं जनरेटर वाला पहले बना रहा हूं फिर मोटर वाला बनाऊंगा। दिस वॉज RA, this remains RA, this was RSH, remains RSH, this was ISH and please notice the direction, करंट इधर से इसकी तरफ जा रहा है, that will remain as such तब भी। this was EG, this was IA, this was IL, this was RL और यहां पर वोल्टेज था लोड वोल्टेज। ये पूरा सर्किट आपके पास में था जिसमें आप ये कह रहे थे कि EG इज इक्वल टू VL प्लस IARA। अब जब ये मोटर बन जाएगा, इसी चीज को जब आप मोटर की तरह से यूज करते हैं, मोटर के केस में सबसे पहली चीज क्या होगी कि वो मोटर जो है, जो लोड जो आपने लगा रखा था, दैट लोड रेजिस्टेंस के बजाय यहां पर आ जाएगी सप्लाई। दिस इज द लोड वोल्टेज VL। ये वोल्टेज इसमें सप्लाई दिया जा रहा है, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया। यहां से ये करंट इसके अंदर जाएगी। ये मान लीजिए अब ये थी 11 एम्पियर, तो 11 में से 1 एम्पियर इधर जाएगी, बची हुई 10 एम्पियर उल्टा डायरेक्शन में आइए 10 एम्पियर ये इसके अंदर जाएगी। दिस EG will now be known as EB, which is known as back EMF। बैक EMF ये इसके अंदर सप्लाई जाएगी एंड इन दिस केस EB will be equal to VL minus IARA। This for generator, this for motor। तो EB will be equal to VL minus IARA और वो किस तरह का होगा? 220 वोल्ट की अगर आपने सप्लाई दे रखी है, करीब करीब यहां पे 10 वोल्ट का 20 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो EB will be equal to 210 वोल्ट, 210 वोल्ट। 210 वोल्ट यहां पर बनेगा और ये 210 वोल्ट मैकेनिकल पावर जनरेट करने वाला है, मैकेनिकल पावर बनाने वाला है। तो जैसे जैसे आप इस पर मैकेनिकल लोड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये इस लोड सप्लाई में से, लोड में सप्लाई में से करंट ज्यादा खींचेगा।
जितनी ज्यादा करंट खींचेगा उतना बैक ईएमएफ की वैल्यू बेसिकली वेरी करेगी और उससे ज्यादा मैकेनिकल पावर डेवलप होगी, ये चीज होती है। ठीक, इसके अलावा दोनों इक्वेशंस ISH इज इक्वल टू VL बाय RSH दैट रिमेंस द सेम, और VL इज इक्वल टू IL RL तो खत्म ही हो गया क्योंकि RL यहां पर है ही नहीं, वो खत्म हो जाता। ठीक, क्या ये दोनों जो मेन डिफरेंस है वो समझ में आ गए? मेन डिफरेंस जो इसके अंदर आने वाला है वो ये है कि करंट, लोड करंट और आर्मेचर करंट के डायरेक्शन उल्टे हो जाएंगे। जनरेटर जो है ये दे रहा था और इसमें से उसमें सप्लाई जा रही थी, इसमें से लोड रेजिस्टेंस के अंदर सप्लाई जा रही थी, मोटर जो है सप्लाई में से करंट ले रही है और वो इस आर्मेचर के अंदर जा रही है, एंड दैट इज डेवलपिंग द मैकेनिकल पावर, वो मैकेनिकल पावर डेवलप कर रही है। इस केस में, मोटर के केस में यहां पर क्या हो जाएगा? IL इज इक्वल टू IA प्लस ISH, और इस केस में, मोटर केस में हो जाएगा IA इज इक्वल टू IL प्लस ISH, IL माइनस ISH, जिसे IL माइनस ISH, और इस केस में IA इज इक्वल टू IL प्लस ISH। ठीक, अब नंबर 1, शंट जनरेटर। VL RL RA EG IA IL ISH RSH, और इसकी इक्वेशन क्या क्या होगा? अगर ये वाली चीज हो रही है तो उसमें सबसे पहला इक्वेशन हमारे सामने क्या है कि EG इज इक्वल टू VL प्लस IARA, देन करंट इक्वेशन क्या है? IA इज इक्वल टू IL प्लस ISH, शंट फील्ड इक्वेशन क्या है? ISH इज इक्वल टू VL अपॉन RSH, और लोड इक्वेशन क्या है? IL इज इक्वल टू VL अपॉन RL। ये चार इक्वेशन हो गए। ठीक, नेक्स्ट इज सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर के अंदर क्या है? आर्मेचर, रेजिस्टेंस, EMF, रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रखी है, सीरीज फील्ड। दिस इज RSE, दिस इज एस सच RA EG, यहां लोड रेजिस्टेंस है RL, इसके क्रॉस यहां पर वोल्टेज है VL, लोड करंट IL, फील्ड करंट ISE, आर्मेचर करंट IA। करंट की वैल्यू क्या होगी? IA, IL और ISE में क्या रिलेशन है? तीनों सेम है, देयर इज ओनली वन करंट, एक ही करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है, तो IA इज इक्वल टू IL इज इक्वल टू ISE, सेम चीज। EG इज इक्वल टू VL प्लस EG इज इक्वल टू VL प्लस IARA, जितना ड्रॉप यहां पर हुआ प्लस जितना ड्रॉप इसके अंदर हुआ, ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी हुई हैं, तो VL प्लस IA इंटू RA प्लस RSE, क्योंकि ISE मतलब दिस शुड हैव बीन एक्चुअली VL प्लस IARA प्लस ISE RSE, IA इंटू RA प्लस ISE इंटू RSE, बट ISE और IA दोनों सेम है, तो इसलिए IA इंटू RA प्लस RSE ये वाला चीज हो। दिस इज वोल्टेज इक्वेशन, देन फील्ड इक्वेशन इज नथिंग, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का, आप निकाल सकते हैं, एंड लोड रेजिस्टेंस सेम थिंग, IA इज इक्वल टू VL अपॉन RL। एनी अदर इक्वेशन इसके अंदर? आई डोंट थिंक सो, इतना ही है। ठीक,
मैं उस तरफ कंपाउंड जनरेटर्स वाला कल ले लेंगे। आज मैं इसके जनरेटर्स वाला आपने लिख दिया। नाउ राइट द सेम इक्वेशंस फॉर शंट मोटर एंड सीरीज मोटर। ठीक है, ये सब लोगों ने लिख लिया सारा? ओके। अब शंट मोटर और सीरीज मोटर। पहली चीज सब लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज आपको करना है वो करंट का डायरेक्शन उल्टे करने हैं। मेरे लिए आसान काम है, आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल काम है। IL इधर हो गई, ISC इधर हो गई, IA इधर हो गई, IL इधर हो गई, IA इधर हो गई, लेकिन ISH सेम रहेगी। ध्यान दीजिए, IL और IA सेम उल्टी हो गई, बट ISH विल रिमेन द सेम, उसके अंदर कोई फर्क नहीं आया है। यहां पर IL, ISC, IA तीनों चेंज हो गई, क्योंकि तीनों बेसिकली एक ही करंट है, तो तीनों उल्टी हो गई। अब इसके और यहां EG के बजाय यहां पर हो जाएगा EB, यहां EG के बजाय यहां पर हो जाएगा EB, यहां पर EB। तो यहां पर क्या हो जाएगा, EB इज इक्वल टू VL माइनस IR, IA इज इक्वल टू IL माइनस ISH, ISH इज इक्वल टू VL बाय RSH, IL इज इक्वल टू VL बाय सेम। नहीं, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आ जाएगी बैटरी, दिस VL। ये क्वेश्चन खत्म। तो सबसे पहला काम आपको करंट चेंज करना है और दूसरा काम आपको बैटरी लगाना है। बैटरी का मतलब बेसिकली वोल्टेज सोर्स दिखाना है आपको, वोल्टेज सोर्स। सो EB इज इक्वल टू VL माइनस I इंटू RA प्लस RSC, करंट रिमेंस सेम। इस तरह से आपको यह फर्क समझ में आ जाता है कि जनरेटर्स में और मोटर्स में कहां फर्क पड़ने वाला है। जनरेटर्स में और मोटर्स में करंट का डायरेक्शन में उल्टा होने वाला है, और जो सप्लाई वोल्टेज जो है वो सप्लाई वोल्टेज बेसिकली चेंज हो जाएगा। मतलब जब वहां लोड रेजिस्टेंस लगा रखी थी, यहां पर सप्लाई वोल्टेज आएगा। ये दोनों में डिफरेंस। ठीक, टुमारो विल कंटिन्यू विद कंपाउंड जनरेटर्स, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर्स एंड मोर थिंग्स।